हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 2 सॉल्यूशन पार्ट 22 में आपका हार्दिक स्वागत है। 23 सॉरी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम कर रहे थे। 8 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आज हम 9th करेंगे। 9th क्वेश्चन है आपका, प्रतिलोम परासरण कब होता है। तो हमने देखा था कि परासरण कब होता है भाई। परासरण तब होता है जब इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। दो प्रकार के सॉल्यूशन है हमारे पास। बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, तो विलायक के कण लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। इसको बोलते हैं हम परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। ठीक है। अब इनको इधर से इधर जाने के रोकने के लिए हम इधर से प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाते हैं तो परासरण रुक जाता है। ठीक है। प्रेशर को इस प्रेशर को बोलते हैं हम परासरण दाब। अब परासरण दाब से भी और अधिक ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो क्या होगा? अब उल्टा प्रोसेस हो जाएगा परासरण का। अब विलायक के सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन, तब इधर से इधर जाएंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण, है ना। ये परासरण की विपरीत प्रक्रिया है। परासरण में विलायक के कण लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते थे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। और इसमें कहाँ से जाते हैं? अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कण गमन करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है। तो परिभाषा इसका हम कैसे स्पष्ट करेंगे? जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रतिलोम परासरण होता है। यह परासरण की विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें आगे और जोड़ देना, जिसमें विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। ठीक है, ये जोड़ देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को कम नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? सीधी सी बात है, अधिक मात्रा में नमक लेने से Na और Cl- आयन हमारे शरीर में प्लाज्मा में चले जाते हैं। ठीक है। अब ब्लड सेल्स में प्लाज्मा होता है। ठीक है। ब्लड सेल्स में प्लाज्मा होता है तो इसमें नमक चले जाने से क्या होता है? प्लाज्मा में विलेय की सांद्रता बढ़ जाती है ना। ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हो गया हाई, बाहर कॉन्सेंट्रेशन हो गया लो, तो अब कहाँ से कहाँ जाएगा? ठीक है। विलायक के कण कहाँ से कहाँ जाएंगे? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो पहले से तो यह हाई बीपी का आदमी है भाई, ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा है, ब्लड सेल्स पर प्रेशर वैसे ही ज़्यादा है, और ऊपर से ये यहाँ से विलायक के कण इसमें और गमन कर रहे हैं तो इसके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाएगा, प्रेशर और बढ़ जाएगा, ये फैलने की कोशिश करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, उच्च रक्तचाप, और ज़्यादा नमक खाने से बीपी और बढ़ जाती है। उस बीपी को रोकने के लिए हम कहते हैं कि नमक कम खाइए। ठीक है। तो प्लाज्मा में विलेय की सांद्रता बढ़ने से परासरण दाब बढ़ जाता है, जिससे रक्त कोशिका के फटने की संभावना बढ़ जाती है, अतः कम नमक लेने की सलाह दी जाती है। सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह दी जाती है? क्या एथिलीन ग्लाइकोल है? क्या एथिलीन ग्लाइकोल है? क्या एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2OH। CH2OH ये एथिलीन ग्लाइकोल है ना। एथेन 1,2 डाइऑल है। तो एथिलीन ग्लाइकोल विहिमी कारक का काम करता है, प्रतिहिम का काम करता है ना। यानी कि ये क्या करता है? किसी भी चीज़ को जमने से रोकता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में बदलने से रोकता है। ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जल के हिमांक को कम कर देता है। इस प्रकार सर्दियों में रेडिएटर में जल को जमने से रोकता है, इसलिए इसकी सलाह सर्दियों में दी जाती है, गर्मियों में इसकी सलाह नहीं दी जाती। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा घूम के आएगा। ये क्वेश्चन कई प्रकार से घूम के आ सकता है। ये भी आ सकता है कि क्या कारण है कि सर्दियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।
ये इसमें दी जाती है या नहीं दी जाती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है ना। आपको उसको पहचानना है। आप अगर मूल पे पहुंच गए तो आप कभी फंसोगे नहीं, है कि नहीं। रावण भी जो था वो सीता का हरण करने के लिए साधु का भेष धर के आया। तो क्वेश्चन अलग अलग भेष धर करके आएगा, आपको पहचानना है कि ये एक्चुअल में है कौन। ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जल को जमने से रोकता है। सर्दियों में पानी के जमने के कारण दिक्कत आती है, उसको जमने से रोकना ज़रूरी है, इसलिए सर्दियों में हम एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं। गर्मियों में तो ऑलरेडी जल जो रहता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, इसलिए वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांटाप गुणांक का मान कितना होगा? सीधी सी बात है, देखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल का संगुणन होता है। हमने पहले ही बताया था कि जब भी किसी यौगिक का, किसी पदार्थ का विलायक में या तो वियोजन होगा या संगुणन होगा, है ना। या ऐसा होगा कि न तो संगुणन होगा ना या न वियोजन होगा, तीन ही कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ पर अध्रुवी विलायक है बेंजीन और इसमें है ऑर्गेनिक एसिड। तो इसके दो अणु आपस में मिलकर के डाइमर बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं, यानी दो एसिटिक अम्ल के अणु जुड़ करके इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं कि वो दो मिलकर के एक बन जाते हैं। तो इसमें कणों की संख्या में कमी होती है, इसलिए सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कमी हो जाएगी। हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कथनांक में वृद्धि भी बहुत कम होगी। इस प्रकार से आप समझ रहे हो मेरी बात। तो संगुणन में वांटाप गुणांक का मान <1 होता है। हमने देखा था आइस, आई मीन्स आइस, है ना। वियोजन में आई का मान 1 से अधिक होता है, संगुणन में 1 से कम होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I = 1/n। n क्या है? n है कि कितने अणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। तो दो अणु मिलकर के एक अणु बनाते थे, 1/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5। ठीक है, क्योंकि <1 होगी। तो हमेशा याद रखिए, जितने अणु, अगर 3 अणु जुड़ करके बनाते तो क्या आता? 1/3। 4 अणु मिल करके कोई एक अणु बनाते तो क्या आता? 1/4। ये ध्यान रखना आप। ठीक है। और वियोजन होता, अगर डिसोसिएशन होता, आयनों में टूट जाता, तो इसमें ऊपर आता, वो n ऊपर आता, n/1 आ जाता, है ना। एक अणु कितने आयनों में बदलता है? 3 आयनों में बदलता है, तो I = 3 हो जाता, <1 आ जाता। तो ये आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें आप और अच्छी तरह से समझ गए कि संगुणन के अंदर हमेशा I की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है। जितने अणुओं से वो मिल करके एक अणु का निर्माण करता है वो अपॉन में आ जाएगा। कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर क्या होगा? सांद्र लवणीय मतलब बहुत अधिक खारे विलयन में, जिसमें NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। देखना, ये कच्चा आम है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब इसकी थ्योरी समझाई थी तब आपको समझाया था। ये कच्चे आम का एक टुकड़ा है, इसको हमने रखा भाई, हम तेल में रखते हैं जिसमें बहुत अधिक नमक घुला रहता है, आपने देखा होगा, है ना। तो कच्चे आम में विलायक जल की मात्रा अधिक होती है, यानी सांद्रता कम होती है। तो इसमें है लो कॉन्सेंट्रेशन, बाहर है हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो विलायक यानी जल के अणु क्या करेंगे? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कच्चे आम के टुकड़े के अंदर जल की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, तो वो सिकुड़ जाएगा, संकुचित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी बाहर की परत अर्धपारगम्य में झिल्ली का काम करती है। तो कच्चे आम में जल की सांद्रता कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, यानी सांद्रता कम होती है। और बाहर का जो सांद्र लवणीय विलयन है उसमें विलायक जल की मात्रा कम होती है, अर्थात सांद्रता अधिक होती है। परासरण द्वारा विलायक जल अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कच्चे आम से सांद्र लवणीय जल में चला जाता है, जिससे कच्चा आम संकुचित हो जाता है। ठीक है। तो लिखने की भाषा इससे भी और अच्छा लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे और आसानी से समझ में आए, है ना। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस काम कर रही है? परासरण। तो परासरण के कारण कच्चे आम में उपस्थित विलायक जल के अणु बाहर स्थित सांद्र लवणीय विलयन में चले जाते हैं, जिससे कच्चे आम का टुकड़ा सिकुड़ जाता है या संकुचित हो जाता है। ऐसा भी लिख सकते हो और बता सकते हो आप
कि वह कच्चे आम में कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, परासरण की प्रक्रिया होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी और विलायक जल आम से बाहर आ जाएगा तो आम का टुकड़ा सिकुड़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के प्रयोग से कुकिंग का समय घट जाता है क्यों? देखो, द्रव पर दाब अगर उच्च होगा तो द्रव का ताप बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे भोजन जल्दी पक जाता है। मैंने बहुत जल्दी इसका आंसर दे दिया, लेकिन आप ये याद रखिए कि क्वथनांक जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो बाह्य दाब पर निर्भर करता है ना। जब द्रव का ताप उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह, या बाहरी दाब के बराबर हो जाता है तब वह उबलने लगता है। तो बाहरी दाब अगर बढ़ाएंगे, है ना, अंदर का वाष्प दाब बढ़ा देंगे तो वो जल्दी पकने लग जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो द्रव पर दाब अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जो चीज़ हमको बहुत गर्म करने पर मिल रही थी हमने दाब पहले ही बढ़ा दिया, अंदर का वाष्प दाब एकदम से बढ़ा दिया, तो जल्दी वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच गया तो वो उबलने लग गया, तो जल्दी उबलने लग गया तो जल्दी पक जाती है उसमें, और जल्दी पक जाती है तो कुकिंग का समय घट जाता है। क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवलंबन विधि से अणुभार ज्ञात करने में साधारण थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवलंबन बहुत कम मात्रा में होता है, मतलब इतना कम होता है कि हम साधारण थर्मामीटर से उसको माप नहीं सकते, उसके ऊपर वैसे आंकड़े ही नहीं लिखे होते हैं। इसलिए हमें 0.01 डिग्री सेल्सियस लघुत्तम माप वाले थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। ऐसा थर्मामीटर बेकमान ने बनाया था, जिसे बेकमान थर्मामीटर कहते हैं। इसलिए हिमांक में अवलंबन, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने के लिए बेकमान थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, साधारण थर्मामीटर का नहीं। अगला क्वेश्चन, जल में चीनी या नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जल में चीनी या नमक मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि चीनी या नमक जैसे अवाष्पशील विलय के कण विलायक की सतह को घेर लेते हैं, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अब उसे अधिक गर्म करना पड़ता है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में उन्नयन में मैंने आपको ये बताया था, ठीक, कैसे बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। ये है शुद्ध विलायक और ये है विलयन, जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, ठीक है। इसका वाष्प दाब यहाँ है और इसका वाष्प दाब थोड़ा कम हो गया, इस वायुमंडलीय दाब यहाँ है, ठीक है। इस वाष्प दाब को यहाँ से लाने के लिए और इस वाष्प दाब को यहाँ से यहाँ लाने के लिए इसमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक। जल में एसीटोन घोलने पर इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एसीटोन वाष्पशील द्रव है, जब हम सोल्यूट अवाष्पशील मिलाएंगे तो ही हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होगी। तो विलयन का क्वथनांक जल व एसीटोन के क्वथनांक के मानों के बीच रहेगा, क्योंकि दोनों वाष्पशील है, जल भी वोलेटाइल है, एसीटोन भी वोलेटाइल है, तो वाष्प दाब में कमी नहीं होगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसका जो क्वथनांक रहेगा वो पानी और एसीटोन के बीच का मीडिएटर रहेगा, ठीक है। जल में एल्यूमिनियम सल्फेट के तनु विलयन के लिए वांटाप गुणांक का मान क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया कि आयनिक यौगिक है एल्यूमिनियम सल्फेट, आयनिक यौगिक है तो इसका वियोजन होगा जल में घोलने पर, और वियोजन होता है तो आई का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अब इसका एक अणु 2 और 3 5 आयनों में बदलता है, तो इसके वांटाप गुणांक क्या होगा? 5/n, n/1, 5/1 यानी 5 मान होगा इसका। वियोजन के बाद कणों की संख्या और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, इसलिए आई की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। और हम जानते हैं वियोजन में आई ग्रेटर देन 1 होता है, तो है ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा मान है इसका 5। हाँ।